हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंगल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं आपको बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर। बुक का नाम है हमारा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक है जिसकी हम आज आपको कराने जा रहे हैं। 6 यूनिट में हमने न्यू क्लासिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द नोवेल पहले देख लिया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पिकार्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, पोस्ट पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल। तो आज हम इस 6 यूनिट को पूरी कंप्लीट कर देंगे। अगली वीडियो में हम द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी देखेंगे। कोशिश करेंगे हम इसकी भी एक ही वीडियो बनाएं, क्योंकि आप एक ही वीडियो में अच्छे से देख पाते हैं। आपको मैटर फिर दोबारा अलग अलग वीडियो में देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी 7th यूनिट भी एक ही वीडियो में कवर करा दें। तो अब हम ये वाली यूनिट तो आपको पूरी ये लास्ट वीडियो रहेगी 6 यूनिट की, हम इस वीडियो में करा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब पिकार्सर ऑफ रोमांटिसिज्म देख लेते हैं। पिकार्सर का मतलब होता है फादर एंड रोमांटिसिज्म का मतलब होता है आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट। तो जो 18वीं शताब्दी के एंड तक यूरोप में चला था। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? पिकार्सर ऑफ रोमांटिसिज्म का मतलब हुआ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रोमांटिसिज्म वॉज एन लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी और इसकी पीक थी और चरम सीमा पर ये 19th सेंचुरी में पहुंचा था। इट एम्फेसाइज्ड, ये जोर देता था, इमोशनल इंडिविजुअलाइजेशन, इमेज एंड द डीप एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, ऑफ्टन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनलिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट एंड द formalism of new classicism. Romanticism is also known as the romantic era. romanticism को हम romantic era, romantic age और romantic period के नाम से भी जानते हैं। It was a movement, एक मूवमेंट है जो originated in the late 18th century में हुआ था। romanticism was एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट था। तो ये तो हो गया हमारा पिकार्सर ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में। इसे आप इतना ही देख लेना, इससे ज़्यादा आपका आएगा नहीं। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ प्री रोमांटिक पोइट्री। फादर ऑफ रोमांटिसिज्म हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे फीचर ऑफ प्री रोमांटिक पोइट्री। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए बस आप थोड़ा सा इसे। द प्री रोमांटिक मूवमेंट विच मार्क द पॉजिटिव चेंज इन लिटरेचर। एक प्री रोमांटिक मूवमेंट जो है इसने एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक चेंज लाया है लिटरेचर में। हैंस दिस न्यू एज 1715 से 18 तक इज़ नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशंस। और ये एज ट्रांजिशन यानी बदलाव की एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू क्लासिज्म एज से रोमांटिक मूवमेंट की तरफ ये चेंज हुआ था। द क्लासिकल एज विच बिगेन विद, ये जो क्लासिकल एज है ये इसकी शुरुआत हुई थी ड्राइडन से इन द लेट 17th सेंचुरी एंड कंटिन्यू वेल अप टू, और जो कंटिन्यू हुई थी अच्छे से, मतलब शुरुआत तो 17th सेंचुरी से हो गई थी पर लेकिन ये अपने पीक पर 18th सेंचुरी में पहुंची थी। ठीक है। द रोमांटिक एज विच बिगेन वेरी नियर द एंड ऑफ द सेंचुरी विद द पब्लिकेशंस ऑफ लिरिकल बैलेड, यानी इसका रोमांटिक एज की शुरुआत लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशंस के बाद हुई थी। और जो ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड किसके द्वारा पब्लिश किया था? ऑफ वर्ड्सवर्थ और कोलरिज इन 1798। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखे हैं। द साइलेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री रोमांटिक पोइट्री आर बिलो। यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर दे रखे हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी हेडिंग देख लेना। हीरोइक कपलेट मार्क्ड आर रिजेक्शंस, मतलब अब इसमें हीरोइक कपलेट ने रिजेक्शन कर दिया था, अब हीरोइक कपलेट में नहीं लिखी जाती थी। रिटर्न टू नेचर, इसमें नेचर की तरफ आ गए थे। जो इसमें रोमांस की बात करी है ना, वो रोमांस नेचर के प्रति ही है, ऐसा नहीं। और इसके फेमस राइटर थे वर्ड्सवर्थ, उसे हम पोइट ऑफ नेचर, उन्हें हम पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं। तो रिटर्न टू नेचर दोबारा से प्रकृति पर आ गए थे। ठीक है। फिर आ जाएगा इंटरेस्ट इन हम्बल ह्यूमैनिटी। हम्बल ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट हो गया था। इंस्पिरेशंस फ्रॉम द पोइट ऑफ द पास्ट के कवि से इन्होंने इंस्पायर ली थी। इंटरेस्ट इन द मिडिल एज में इन्हें इंटरेस्ट आने लगा था। तो आप इन्हें चाहें तो आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें बाद में पढ़ सकते हैं। मैं आपको यही बता रही हूँ बस, क्योंकि इतना खास ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
और आगे ये इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं ये नहीं आएगा, है ना। अगर आया तो एक आध नंबर में आ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। आप इसे उतनी ही जानकारी के लिए बस इतना ही पढ़ लीजिए, और आपके लिए बस उतना ही बहुत है, ठीक है। इसमें कुछ फेमस राइटर दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट पोइट दे रखे हैं। आप इनमें से जैसे पोइट के नाम याद कर सकते हैं, अंदर का मत पढ़िए, बस इनके आप पोइट का नाम याद कर लीजिए, 2-4 का अगर आप कर सकते हैं तो बस, ठीक है। आप देख लेना। फिर ये आप है, ये एक इम्पोर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, व्हाट आर द चीफ ट्रेंड ऑफ रोमांटिक पोइट्री। मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म क्या था वो मैंने आपको प्रिकॉर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म में बता दिया था, तो आप मीनिंग वही देख लेना। और अगर आप देखना चाहें तो मतलब इसकी एक ये देख लेना, वाल्टर पेटल फॉर एग्जाम्पल स्कोलिट एडिशनल्स ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये देख लेना। वैसे मैंने बताया था इसका मीनिंग, आप बस वही लिख देना, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है तो आप ये मत देखना, ठीक है। फिर इसमें दे रखे कुछ ट्रेड्स ऑफ चीफ ट्रेड्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्टिविटी। इसमें पोइट परवाह नहीं करता था रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो उसके मन में होता था वो वही लिखता था। इसमें कोई मतलब रोमांटिक पोइट्री इसमें इमेजिनेशन पर बेस्ड हो रही थी कि कुछ रूल वूल फॉलो करने हैं, इसमें कोई वो नहीं था। एज द पोइट फ्री टू राइट ऑन एनीथिंग, मतलब पोइट फ्री थे किसी भी थीम पर लिखने के लिए, तो ये आप देख लेना। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्टिविटी। फिर सेकंड है हमारा स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतंत्रता। तो इसमें पोइट इसमें ही फील मोर देन देयर इज़ टू फील एंड मोर देन देयर इज़ टू सी, तो यही है, इसमें कोई खास नहीं है। रोमांटिक पोइट्री देयर इज अ स्पॉन्टेनिटी ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यहाँ पे यानी यहाँ पे फीलिंग का ओवरफ्लो होता था। फिर आ जाएगा हमारा सुपर नेचुरल एलिमेंट। इसमें रोमांटिक पोइट is extraordinary life to wonder mastery and beauty of the universe. He feels some unseen power in nature. वह कुछ नेचर में अनसीन पावर महसूस करता था, और है ना, और वह द सुपर नेचुरल हैज़ अ स्पेशल चार्म फॉर ही, और जो सुपर नेचुरल होता था वो उनके लिए स्पेशल चार्म होता था। ही इज़ इंस्टिड बाय द स्टोरीज ऑफ ही इज़ अट्रैक्टेड, वह अट्रैक्ट होता था स्टोरी फेरीज मतलब परियों की कहानी से, भूतों की और विच क्राफ्ट की कहानी से वे इंटरेस्ट उसमें अट्रैक्ट महसूस करते थे। यही है सुपर नेचुरल एलिमेंट। फिर आ जाएगा हमारा मेलंचोली, इसका हिंदी में मतलब विषाद होता है। रोमांटिक पोइट्री इज़ डिससेटिस्फाइड इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है कि एक रोमांटिक पोइट्री डिससेटिस्फाइड था, मतलब वे खुश नहीं था। ही मे बी डिससेटिस्फाइड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज फीलिंग ऑफ हिज आउन लाइफ विद द टाइम्स और लिटरेरी कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस ऑफ द डे, में से डिससेटिस्फाइड था। इतना इसमें कुछ खास नहीं है, आप एक बार पॉइंट देख लेना, अंदर का तो आप खुद भी लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लेना बस। लव फॉर नेचर, इसमें लव फॉर नेचर दिखाया गया है। ब्यूटी ऑफ वोमेन बिसाइड लव फॉर नेचर द रोमांटिसिज्म सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ वोमेन, ठीक है। सेंससनेस है ना, तो इसे आप देख लीजिए ना, सेंससनेस इज अ नाउन दैट मीन, जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ गिविंग प्लेजर टू द सेंस, इसे छोड़ देना चाहें आप। एम्फेसाइज द इनहेरेंट डिग्निटी एंड नोबिलिटी ऑफ मैन, इतने लंबे लंबे को मत करना, थोड़ा थोड़ा। लव फॉर वैरायटी, इसमें लव फॉर वैरायटी मतलब सबके they were love to write on any subject from the Grecian to the most common place, from the king to clown, मतलब वे इनकी थीम थी, वे वैरायटी थी, चाहे वो किंग से लेकर कोई एक दास हो, मतलब कुछ भी हो, वैरायटी थी, वे किसी पर भी लिख सकते थे, वे फ्री थे लिखने के लिए, तो लव ऑफ वैरायटी। और लव फॉर सिंप्लिसिटी वॉज द हॉलमार्क ऑफ रोमांटिक पोइट्री। फिर आ जाएगा रोमांटिक पोइट्री इज रिवोल्ट अगेंस्ट और आर्टिफिशियलिटी, मतलब रोमांटिक पोइट्री विद्रोह करती थी आर्टिफिशियलिटी, मतलब जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो नकली होते हैं, उनके खिलाफ वे विद्रोह करती थी। देयर इंटरेस्ट इन द पास्ट लीड दैम टू एक्सपेरिमेंट विद ओल्ड मैटर्स एंड पोइटिक फॉर्म्स। 12 लव फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के प्रति प्यार था।
पैट्रियार्कल आर्ट, ये आप लिख देना। 13 हैं, आप बस 5-6 ही देख लेना जो उनसे आपको अच्छे लगे। तो ये हमारा रोमांटिसिज्म हो गया ख़त्म। इसमें आप रोमांटिसिज्म में बस आप यही लिख लेना, बहुत है इतना ना। एक बार मैं आपको मॉडल तो दिखाई दूंगी जिसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे आप देख लेना। बाकी ये रोमांटिसिज्म इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, चाहे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मॉडल तो मैं आपको दिखाई दूंगी बाद में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है इसकी, चाहे आप इस वीडियो देखने से पहले आप इसकी पहले यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है, उसे आप देख सकते हैं अच्छे से। उसमें एनिमेटेड वीडियो भी डाल रखी है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो आप उसे देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक बार आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ से अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी एनिमेटेड वीडियो भी। वहाँ पे उन्होंने पूरा खोल के समझा रखा है। अब वही चीज़ें मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, वो तो टाइम वेस्टिंग ही है ना, है ना। तो वो आपको कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। मैं आपको सिर्फ इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि वो नहीं है यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, पर लेकिन इसके बारे में आप पूरी जानकारी चाहें वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी तो मैं नोट्स के ज़रिए आपको इसमें बता ही दूँगी, पर लेकिन आपको अच्छे से अगर समझना है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में। फिलहाल मैं तो आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। वैसे ही मैं बता दूं फ्रेंच रेवोल्यूशन तभी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इतना इसे ज़्यादा वो लेना मत डीपली। फिलहाल तो मैं आपको बता ही रही हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। देख लेते हैं नोट्स के हिसाब से क्या दे रखा है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज का पीरियड था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में डेट बिगेन इन 1789, ये 1789 में बिगेन हुआ था एंड एंडेड विद द राइज ऑफ, और ख़त्म कब हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म, मतलब जब राइज हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का, तब ये ख़त्म हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू अ 3 स्टेट। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड हो गई थी। फर्स्ट फॉर द मेंबर ऑफ क्लर्जी, फर्स्ट कौन थे, क्लर्जी थे। सेकंड फॉर द मेंबर ऑफ द फर्स्ट फॉर द मेंबर ऑफ द क्लर्जी, सेकंड फॉर द नोबेलिटी, सेकंड नोबेलिटी, एंड थर्ड फॉर द कॉमन्स, और थर्ड में थे कॉमन्स। मतलब फर्स्ट में तो हमारे क्लर्जी हो गए थे, जो पादरी होते थे, जो चर्च के होते थे, है ना, पुजारी। सेकंड में हमारे जो नोबल मैन हो जाते थे, जो रिच पीपल थे, जो राजा वाजा थे या उनसे उनके रिलेटिव रिश्तेदार थे, है ना, जो नोबल रिच मैन थे। थर्ड सेकंड में तो वे आ गए थे, और थर्ड में हो गए थे कॉमन मैन, जो आम लोग थे, ठीक है। फिर आ जाएगा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस कम अंडर द थर्ड स्टेट, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट में आती थी, मैंने ये ज़्यादा कॉमन पीपल थे। हु हैड टू पे हायर टैक्स, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, बल्कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज था उनको कोई टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता था। सारा टैक्स कॉमन पीपल को पे करना पड़ता था विदाउट एनी पॉलिटिकल और सोशल राइट, बिना किसी पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के, ठीक है। यही था। अब हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन के क्या कारण थे। तो इकोनॉमिक हार्डशिप फर्स्ट आ जाएगा हमारा इकोनॉमी हार्डशिप। सेकंड आ जाएगा हमारा क्लास इनइक्वालिटी, क्लास की इनइक्वालिटी उन्होंने क्लास में डिफाइन कर दिया था, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्लास में डिफाइन कर दिया था, इसके कारण भी रिवॉल्यूशन हुआ था। थर्ड है हमारा एनलाइटमेंट आइडिया, जिसके कारण हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा मेजर इवेंट, क्या इस समय मेजर इवेंट हुए थे। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल के किले पर हमला हुआ था उस समय, ठीक है। इससे बस हेडिंग देख लेना, इसके अंदर का इतना कोई ज़रूरी है नहीं, ये मैं आपको पर्पस बता रही हूँ, इतना कोई है नहीं ये रेवोल्यूशन का, आप चाहे तो अंदर का पढ़ लेना इसे। डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, अधिकार घोषित कर दिए गए थे मैन ऑफ सिटीजन के। द रीजन ऑफ टेरर, मतलब टेरर का शासन था। द राइज ऑफ नेपोलियन का राइज हुआ था। फिर आ जाएगा हमारा इम्पैक्ट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप का क्या इम्पैक्ट था।
एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्की का एंड हो गया था। स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडिया का स्प्रेड हुआ था। नेपोलियन वॉर हुई थी। चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया था। ये तो हमारे कुछ इम्पैक्ट ऑफ फ्रांस एंड यूरोप, जो प्रभाव पड़े थे फ्रांस और यूरोप पर रिवॉल्यूशन के कारण। तो ये हमारे इम्पैक्ट थे। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर प्रोज, पोइट्री, नोवेल और ड्रामा में कैसे हुई थी, ये इसमें दिखा रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रोज इन रोमांटिक पीरियड, राइटर इन द रोमांटिक पीरियड वॉज मोर कंसर्न्ड विद सब्जेक्ट मैटर्स एंड इमोशन expressions than with appropriate styles. Most popular of all prose writers of the period were, जो मोस्ट पॉपुलर राइटर थे उस पीरियड के वे थे चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, थॉमस ड्यूनर्सी, ये तीन ही थे उस टाइम के। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लेना बस इसे, राइटर देख लेना बस आप इनके नाम का। फिर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ रोमांटिक पोइट्री, ये तो हमने देखा था ऊपर वाला प्रोज का। ये आ जाएगा हमारा पोइट्री का। पोइट्री इन द रोमांटिक, मतलब प्रोज की कैसे ग्रोथ हुई थी रोमांटिक इरा में, है ना। अब इसमें हम आ जाएंगे पोइट्री की कैसी ग्रोथ हुई थी। पोइट इन द रोमांटिक पीरियड हैव अ हाई प्लेस, जो पोइट का था रोमांटिक इरा में बहुत ही हाई प्लेस था। इन हिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दे आर ग्रेट पोइट लाइक, इसमें कुछ ग्रेट पोइट थे जैसे वर्ड्सवर्थ तो उनका तो नाम याद ही रखना है। नेचर्स ऑफ पोइट है, ये आपको पता भी होगा। शैली, कीट्स, ये तीनों याद रखना है, वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स, ये तीनों ही बहुत है बस, ठीक है। ये आप देख लेना बस, ये आप क्या याद रखना है आपको इसमें, वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स, ये मैंने लिख रखा है। अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं, वैसे इतना ही बहुत है, आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे रखा है इनके बारे में, पोइट के बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। फिर आ जाएगा हमारा ड्रामा इन रोमांटिक पोइट्री। ड्रामा जो था इसमें कुछ ग्रोथ कोई खास हुई नहीं थी। ये कुछ पोइट्स के नाम दे रखे हैं, देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना चाहिए आपसे। नोवेल इन द रोमांटिक लिटरेचर, नोवेल की क्या हालत थी रोमांटिक लिटरेचर। नोवेल राइटर इन द रोमांटिक पीरियड प्रेजेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो नोवेल थे रोमांटिक पीरियड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उजागर करते हैं। डैट वी हैव ओनली, कि इसमें केवल हम फीमेल नोवेलिस्ट को ही पाते हैं। ऑफ अ ग्रेट नोट्स इन हिज पीरियड, कि इसमें सारी जो रोमांटिक पीरियड में नोवेलिस्ट थी, जो वे सारी नोवेलिस्ट ही थी, मतलब फीमेल ही थी, मेल कोई नहीं थे। दीज नोवेलिस्ट वर, ये नोवेलिस्ट हैं जेन ऑस्टन और मैरी शेले। इनका आप नाम याद रखना, जेन ऑस्टन और मैरी शेले। जेन ऑस्टन का प्ले भी है जो आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। जेन ऑस्टन ये दे रखा है, आप देख लेना। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। Critics often accusing Jane Austen to presenting a limited word in her novels. Her limited range is called 2 inches of irony. Her popular novels are, ये आप देख लेना, ये ऐसे ही आगे भी आएंगे, आप आगे देख लेना। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज है आपके सिलेबस में। मैनसफील्ड पार्क, ईमा और पर्सुएशन। फिर आ जाता है मैरी शेले। बस आप जेन ऑस्टन का देख लेना, वो मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि भी आपके सिलेबस में भी आपका उसका पूरा प्ले है, तो आपको वहाँ पे भी देखने की पूरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको जेन ऑस्टन के बारे में बता दिया था। इसे आप छोड़ देना, बस इसका नाम याद रखना, नाम याद रख लेना, मैरी शेले और जेन ऑस्टन नॉवलिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोवेल, तो ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आपको मॉडल के क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये देखिए मॉडल है, यूनिट है हमारी 6th, 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक एंड 19th सेंचुरी। ये दे रखा है, आप देख लेना, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है इसे। फिर आ जाता है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब द प्योरिटीन एज काल के बारे में बता रखा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में भी कोई पॉइंट नहीं है, इन्होंने वैसे ही ऐड कर दिया है ना।
तो अभी आ जाएगा हमारा मेंशंस टू आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या 2 परिणाम थे। तो आ जाएगा इससे कि क्या हुआ था, एंड ऑफ मोनार्की, मोनार्की का एंड हो गया था, राइज ऑफ मिडिल क्लास का राइज हुआ था, है ना, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, 2 तो ये लिख लेना, राइज ऑफ मिडिल क्लास का राइज हुआ था और राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। सोशल रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक चेंज आए थे, न्यू गवर्नमेंट सिस्टम आए थे। तो इनमें से आप कोई 2 देख लेना जो आपको अच्छे लगे। फिर आ जाएगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ न्यू क्लासेस, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है नोट में से, आप वही देख लेना, इसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएगा हु वॉज द पोइनर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल्स ऑफ 18th सेंचुरी, ये पोइनर के बारे में बता दिया था। फॉलोइंग 5 राइटर आर द पोइनर ऑफ इंग्लिश नॉवल ऑफ 18th सेंचुरी, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेना, डैनियल डिफो, जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन और लॉरेंस स्टार्ट। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, आने लायक है, तो आप इन्हें देख लेना अच्छे से। फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 5, व्हाट आर द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्री रोमांटिक पोइट, यानी प्री रोमांटिक काल के प्रतिनिधि कविगण कौन है। तो इसमें आप लिख लेना गोल्डस्मिथ, कॉलिंसन, बर्न्स, कॉपर, ब्लेक, इन द पोइट्री ग्रे, बस ये याद कर लेना, यही बहुत है ना, ग्रे, गोल्डस्मिथ, कॉलिंस, बर्न्स, कॉपर्स, ब्लेक, है ना, ये बहुत है। फिर आ जाएगा हमारा वोट वर द 3 ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ रोमन लिटरेचर इन ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज के ऑगस्टन मतलब ये कह रहा है ऑगस्टन काल में रोमन साहित्य के 3 महानतम साहित्य मनीष कौन थे। 3 कौन थे, वर्जिल, होरेस एंड ओविड, ये 3 याद रख लेना, वर्जिल, होरेस और ओविड। मेंशन द 2 जनरेशंस ऑफ पोइट इन रोमांटिक पीरियड, 2 जनरेशन को करना है मेंशन, रोमांटिक काल के कवियों की 2 पीढ़ियों को। तो एक तो हमारा वर्ड्सवर्थ की आ गई, तो ये तो क्लासिकल थे, वर्ड्सवर्थ ये देखो लिख रखा है, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलराइट्स, सर वॉल्टर स्कॉट, है ना, ये तो क्लासिकल हो गए। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड पीढ़ी में आप लिख लेना पी.बी. शेले और जॉन कीट्स। पहली पीढ़ी में आप याद करना वर्ड्सवर्थ और सर वॉल्टर स्कॉट, सेकंड में पी.बी. शेले और जॉन कीट्स, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा What do you know about the French Revolution? The French Revolution was a period of radical political and social change in France. It started with the State of Journals of 1789 and ended with the formations of French Consulate in November 1799. ठीक है, ये आप देख लेना, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है पहले ही, तो आप इसे खुद देख लेना। फिर दे रखा है राइट अ नोट ऑन गोथिक नॉवल, चाहे आप इसे छोड़ देना क्योंकि आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आ जाएगा डिस्कस द 18th सेंचुरी नॉन फिक्शनल प्रोज, पढ़ना हो पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे छोड़ देना। राइट द नोट ऑन एनेक्डोट ऑफ द नोवेल, यानी उपन्यास की पूर्वरचित या पूर्वोत्तर पर एक नोट लिखिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना आप इसे बस एक बार, देखना चाहें तो, या आप इसे स्किप भी कर सकते, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप देख लेंगे। हाउ डिड द डेक्लाइन ऑफ ड्रामा इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ नोवेल, नोवेल के उगे होने से मतलब ड्रामा कैसे डिक्लाइन हो गया था, ये इसमें बताना है, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसे भी। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, के क्या कॉजेज थे वो मैंने आपको बता दिया है, वही लिख लेना आप बस। इसमें भी दे रखा है वैसे सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इनेबिलिटी ऑफ, ये आप देख लेना, है ना, जो मैंने आपको दिखा रखा है ना वही कर लेना, बस वही बहुत है ना, इसमें कुछ ज़्यादा उसमें दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। फिर डिस्कस्ड अबाउट फ्यू राइटर्स हु आर प्रिकर्सर्स और फॉरट्यूनर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी जो रोमांटिसिज्म के कुछ अग्रदूतों के नाम बताइए, कुछ अग्रदूत राइटरों के बारे में बताइए। तो इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं, इसे चाहे आप भी मत करना, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है।
जेम्स थॉमस, विलियम कॉलरिज, ठीक है। इसे आप चाहें छोड़ भी देना, कोई इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा तो रही हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप पढ़ लेना अगर आपकी इच्छा है तो। फिर आ जाएगा हमारा डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ न्यू क्लासिज्म के वेरियस एस्पेक्ट को डिस्कस कीजिए। न्यू क्लासिज्म का मैंने आपको पहले नोट से वीडियो पढ़ा रखी है, तो न्यू क्लासिज्म के न्यू क्लासिज्म की आप वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा अच्छे से दे रखा है, बस आप वही कर लेना, इसमें से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसमें हेडिंग वेडिंग से बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बना के आपको दे रखे हैं, तो आप वही कर लेना। मैं आपको दिखाऊंगी तो हुई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। पूरी इस यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, तो इसे आप अच्छे से एक बार देख लेना। ये रहा, दिखा रही हूँ मैं आपको, हिंदी में दे रखा है। तो ये यहीं पे यूनिट ख़त्म होती है, तो मिलते हैं अब हम अगले यूनिट में, जिसमें हम देखेंगे रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। ये हमारी 7th यूनिट है, 2 यूनिट रह रही हैं। दोनों यूनिट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी सेकंड बुक देखेंगे, जिसमें हम आपको पूरा अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।